करीब 53,620 करोड़ की मदद, लेकिन व्यवस्थाओं के नाम पर तड़पते लोग, अस्पतालों की कतार में खड़े इंतजार में लोग। सवाल तो उठेगा कि एक साल के भीतर हमने किया क्या? एक साल के भीतर वो कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा हुआ जिसके बावजूद भी ये हालात पैदा हो गए कि ऑक्सीजन नहीं, वेंटिलेटर नहीं, और अस्पताल के भीतर एडमिशन करवाना एक चुनौती बन जाए। और तड़पते हुए लोग आज सवाल तो ये पूछेंगे कि एक साल के भीतर उस 53,620 करोड़ का हुआ क्या? जी, आज विषय यही है। और विषय वाकई में गंभीर इसलिए हो जाता है क्योंकि एक साल में हमने तैयारी की क्या, जिस तैयारी का जिक्र हम कर रहे थे, वो भी ऐसी स्थिति में जब WHO के साथ साथ वर्ल्ड बैंक हमें मदद करता है, और वो भी कोई छोटी मोटी नहीं। अगर आंकड़ों के मुताबिक इस पूरी कहानी को मैं आपको समझाऊं तो यह समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि IMF ने सबसे पहले मदद के लिए हाथ को आगे बढ़ाया ताकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खड़ा कर पाएं जो देश की बुनियादी जरूरत है। उस मदद का आंकड़ा है $4 बिलियन। $4 बिलियन का अगर मैं जिक्र करूं तो पहली खेप भारत को दी गई। इसके बाद वर्ल्ड बैंक का नंबर आता है। वर्ल्ड बैंक ने पहली खेप के रूप में हमें $1 बिलियन की मदद की ताकि हम देश के भीतर इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा कर पाए। लेकिन नतीजा आपके सामने है। हालात यह है कि एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैं जिक्र करूं तो 2.2 बिलियन डॉलर की वो मदद करता है। यानी कि IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक का मैं जिक्र करूं और इसके आंकड़े को जोड़ लिया जाए तो यह आंकड़ा होता है $7.2 बिलियन। दोस्तों, जरा सोच कर देखिए, $7.2 बिलियन के हिसाब से आकलन हो जाए तो यह आंकड़ा पहुंचता है 53,620 करोड़। मैंने इसलिए शुरुआत में जिक्र किया था इस आंकड़े का जो करीब 53,620 करोड़ के आसपास बैठता है। लेकिन कोविड से निपटने के लिए देश आज किस स्थिति में खड़ा है, इसका आकलन होना बहुत जरूरी हो जाता है। बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए आए इस फंड में हमने पाया क्या, वो भी ऐसी स्थिति में जब PM केयर फंड को लेकर तमाम सवाल खड़े हुए। वो करोड़ों रुपया गया तो गया कहां, इसका हिसाब मांगने का क्या वक्त नहीं? क्या टीवी डिबेट्स में हो रही इस बहस में क्या ये सवाल नहीं खड़े होने चाहिए कि हमने बेड की तादाद को कितना बढ़ाया, ऑक्सीजन के प्लांट्स कितने लगाए, और आखिरकार किस तरह से व्यवस्थाओं को हमने स्थापित किया? अगर किया होता तो आज तड़पते लोग सवाल ना पूछ रहे होते, व्यवस्था के ऊपर तमाचा ना मार रहे होते। लेकिन मीडिया में यह चर्चाएं गायब है कि उस मदद का क्या हुआ जो कि हमें वर्ल्ड बैंक ने दी, हमें एशियन बैंक ने दी। और सवाल यह भी कि IMF का वो आंकड़ा, वो हिसाब कौन देगा? और PM केयर फंड से हमने कितने वेंटिलेटर हासिल किए जिसकी तादाद हमने 50,000 के आसपास रखी थी। यह वक्त उस वक्त का है जब हम हर साल में 365 दिन के हिसाब से देखें तो 100 बेड भी विकसित नहीं कर पाए। क्यों? क्या एक साल के भीतर हम देश के भीतर एक ऐसा अस्पताल नहीं खड़ा कर पाए जो देश के सामने नहीं बल्कि दुनिया के सामने नजीर बन जाए? वो भी जब हमारे पास फंड की कमी नहीं थी, जब WHO ने हमें मदद की, उस वक्त भी हम देश के भीतर 700 जिलों का जिक्र करें तो 700 जिलों में 7,10,000 के आसपास बेड हों और बेड की तादाद को हम आगे ना बढ़ा पाए। यह सवाल इसलिए दोस्तों, जब हम देश के भीतर सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम बना सकते हैं तो सबसे बड़ा अस्पताल क्यों नहीं? फिर मैं जिक्र एम्स का करूंगा जो पिछली वीडियो में आपने देखा होगा कि किस तरह से न्यूजीलैंड ने मदद की और हम एम्स को स्थापित कर पाए थे। वो 1952-53 के दौर में 4 साल लग गए थे और आज भी दिल्ली के भीतर का एम्स देश के लिए संजीवनी है। हम उस इंफ्रास्ट्रक्चर का अस्पताल अब तक क्यों नहीं खड़ा कर पाए? क्योंकि शायद इसकी वजह आप और हम हैं। जानते हैं क्यों? क्योंकि हमने देश में अस्पताल, शिक्षा के नाम पर वोट दिए ही नहीं।
जिस मकसद के लिए वोट दिया शायद वो सरकार पूर्ण कर रही है। वो हिंदू मुसलमान धर्म के आधार पर शायद इसीलिए तो हमने वोट दिया। अब मैं एक और बयान आपको सुनाऊंगा दोस्तों, फिर उसके बाद कुछ और आंकड़ों का जिक्र करूंगा। वो बयान इस हालात में बिल्कुल शायद सटीक बैठता है। वो बयान जिस पर योगी आदित्यनाथ मुस्कुरा रहे थे और वो बयान दे रहे थे सांसद रवि किशन। याद करिए उस बयान को। आज के परिप्रेक्ष्य में जब हम शमशानों को छिपा रहे हैं टीन शेडो से, तब उस वक्त रवि किशन ने क्या कहा था, यह पुराना बयान मुस्कुराते हुए रवि किशन ने क्या कहा था लाशों को लेकर, सुनिए जरा। सोचिए, यहां पर आपकी मृत्यु होगी तो डायरेक्ट स्वर्ग में जाओगे। यहां जब आप जलाए जाओगे कितना आनंद आएगा यहां जलने में। अत्याधुनिक है एकदम और इलेक्ट्रिक वाला है, तो फुकाई में टाइम ना लगी, डायरेक्ट चल जाइएगा, हर हर महादेव, स्वर्ग जाओगे। लेकिन स्वर्ग वही जाएगा जो सवेरे यहां पैखाना नहीं करेगा। जी, भाजपा सांसद रवि किशन का यह बयान आपको अब याद आ गया होगा। यहां जलेंगे तो मजा आएगा, यहां जलेंगे तो मजा आएगा, इलेक्ट्रॉनिक वाला है। और ऊपर से मुख्यमंत्री जी मुस्कुरा रहे थे। खैर, प्राइवेट अस्पताल यानी कि वो मुनाफे का सौदा, क्योंकि सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर को हम खड़ा नहीं कर पाए। लेकिन इस दौर में देखिए कि प्राइवेट कंपनीज अगर देश के भीतर आती हैं तो हम औने पौने दामों पर उन्हें कहते हैं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल्स को खड़ा करिए, और फिर वही बाद में जो औने पौने दामों पर जमीन दी जाती है, इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करती हैं, वो फिर हम ही से पैसा वसूलती हैं प्राइवेट अस्पताल। लेकिन इस पर देश में चर्चा और बहस नहीं होती। क्यों नहीं होती? ये एक अपने आप में सवाल है कि ना डॉक्टर है, ना बेड है, ना अस्पताल है, ना एम्बुलेंस है, ना दवाइयां हैं। तो फिर कोरोना के खिलाफ लड़ाई कैसे, जहां वेंटिलेटर को लेकर हिसाब नहीं है। WHO क्या कहता है? WHO कहता है कि 1 करोड़ की आबादी पर 10,000 डॉक्टर होने चाहिए, लेकिन भारत में लगभग 8,000 हैं। ये पिछली वीडियो में मैंने आपको आंकड़े भी दिखाए थे गहराई से कि कितने राज्यों में कितने अस्पताल हैं। पिछली वीडियो में आपको दिख भी जाएगा, हर राज्य के हिसाब से मैंने अस्पतालों की संख्या आपको बताई थी। लेकिन ये लच्चर इंफ्रास्ट्रक्चर से जूझती सरकार इस कोरोना की महामारी के बीच में क्या ये सवाल नहीं खड़ा होता जिन सवालों का जिक्र यहां पर किया जा रहा है? और ऐसी स्थिति में आईसीयू की संख्या बढ़ाइए, मैं इतना ही कहूंगा। आईसीयू की संख्या बढ़ाइए, आंशिक लॉकडाउन की घोषणा कीजिए, चुनाव को स्थगित करिए, प्रचार मत करिए, और जनसेवा को एक लक्ष्य बनाइए। जनसेवा को लक्ष्य जब बनाएंगे आप प्रचार को छोड़ के, तब ये हालात देश के भीतर नहीं होते। क्योंकि सिस्टम हमसे है, हम सिस्टम से नहीं है। कुछ और आंकड़ों के साथ कहानी को आगे भी आपको दिखाऊंगा जो दर्द की दास्तान बताती है। अगली बार कुछ हैरान करने वाले आंकड़े मैं आपके सामने रखूंगा। बस प्रयास इतना है कि तथ्य पर्दे के पीछे के आपके सामने ला पाऊं। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब करेगा, इतना ही नहीं तो कम से कम कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिख दीजिएगा, क्योंकि यहां कलम गुलाम नहीं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।